ताकत मेरिट का खेल नहीं है, ये परसेप्शन का खेल है। और यहां रियलिटी से ज्यादा मायने रखती है परछाई। और जब तुम्हारी परछाई किसी ऊंचे आदमी के आईने में बहुत बड़ी लगने लगती है, वो आईना टूट जाता है। पहला नियम, नेवर आउटशाइन द मास्टर। और ये नियम अक्सर टूटता है क्योंकि इसे तोड़ने वालों को समझ ही नहीं आता कि उन्होंने कैसे खतरे की रेखा पार कर ली है। इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ थे, बल्कि इसलिए कि वो ब्रिलियंट थे। और ब्रिलियंस गलत आंखों के सामने खतरा बन जाती है। आज हम ताकत के उस अंधेरे थिएटर में कदम रखेंगे जहां तुम्हारी कमाई हुई तालियां वो ट्रिगर बन सकती हैं जो तुम्हें खत्म कर दे। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। पेरिस 1661। फ्रांस एम्बिशंस का एक पाउडर केग था और उसके सेंटर में खड़ा था निकोलस फूके, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ फाइनेंस था। प्राइम मिनिस्टर कार्डिनल मजारिन की अभी अभी डेथ हुई थी और फूके अपने वास्ट नेटवर्क और इमेंस पर्सनल वेल्थ के साथ किंगडम में सबसे पावरफुल इंसान बनने के लिए तैयार था। मगर फूके सिर्फ रिच ही नहीं था, वो वेल्थ का एक आर्टिस्ट भी था। वो आर्ट्स का पेट्रन था, एक ब्रिलियंट कॉन्वर्सेशनलिस्ट था और एक ऐसा इंसान जिसका टेस्ट उसकी फॉर्च्यून जितना ही लेजेंडरी था। उसका नया शैटो, वो द विकाउंट है, उसकी पावर का एम्बॉडीमेंट था। उसे बनाने के लिए उसने फ्रांस के फाइनेस्ट माइंड्स को इकट्ठा किया था। आर्किटेक्ट लुई लेवू, पेंटर चार्ल्स लेब्रून और लैंडस्केप डिजाइनर आंद्रे लेनोत्रे, सब ने मिलकर एक मास्टरपीस तैयार किया। एक ऐसा पैलेस जो किसी भी रॉयल रेजिडेंस से ज्यादा ब्यूटीफुल, ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा चर्चित था। फूके ने वू द विकाउंटे को किंग के लिए अपना अल्टीमेट गिफ्ट माना, अपनी लॉयल्टी का शोकेस और उसकी स्टीवर्डशिप में फ्रांस की प्रोस्पेरिटी का सिंबल। इसलिए 17 अगस्त 1661 को उसने किंग लुई द 14th के लिए एक पार्टी होस्ट करने का डिसाइड किया। मगर यहां ट्रेजेडी है। वो सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, वो एक ऐसा इवेंट था जिसकी सदियों से कानाफूसी होती रही है। जैसे ही किंग और उसका कोर्ट आए, उनका स्वागत अनइमेजिनेबल ग्रैंडर के एक स्पेक्टिकल से हुआ। गार्डन्स हजारों कैंडल्स जैसे जगमगा रहे थे, फाउंटेन्स डांस कर रहे थे, मॉलियर का एक ब्रांड न्यू प्ले एक आउटडोर स्टेज पर परफॉर्म किया गया और 84 कोर्सेस की एक फीस्ट सॉलिड गोल्ड प्लेट्स पर सर्व की गई। फायरवर्क्स सिर के ऊपर एक्सप्लोड हो रहे थे, नाइट स्काई को ब्रिलियंट कलर्स से पेंट कर रहे थे। हर एक फूके की पावर और टेस्ट का टेस्टमेंट था। मगर जैसे जैसे नोबिलिटी हैरान हो रही थी, जैसे जैसे राइटर्स और फिलोसोफर्स फूके की जीनियस की प्रेज कर रहे थे, सन किंग पर एक ऑमिनस साइलेंस छा गया। लुई द 14th, एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी आइडेंटिटी फ्रांस में लाइट और अथॉरिटी का सुप्रीम सोर्स होने पर बनी थी, उसे एक चिल महसूस हुई। पार्टी लॉयल्टी का जेस्चर नहीं थी, ये ह्यूब्रिस का एक एक्ट था। फूके ने गलती से एक अनफॉरगिवेबल सिन कर दिया था। उसने सन को आउटशाइन कर दिया था। किंग ने स्माइल किया, मगर वो स्माइल उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह फूके को एम्बेजलमेंट के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया। भले ही चार्जेस टेक्निकली ट्रू थे, फूके ने सच में स्टेट फंड्स को अपने फंड्स के साथ मिक्स किया था। और यहां पर वो क्रूशियल डिटेल आती है जो फूके की स्टोरी को इतना ट्रैजिक बनाती है। उसने इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ पैसे नहीं चुराए थे, उसने जो ट्रेजरी फंड्स यूज किए थे वो किंग की पूरी नॉलेज और परमिशन के साथ एडवांस किए गए थे। उस समय ये एक कॉमन प्रैक्टिस था, एक ग्रे एरिया जहां स्टेट फंड्स और पर्सनल वेल्थ के बीच की लाइन ब्लर्ड थी। फूके बिलीव करता था कि वो एक लॉयल सर्वेंट की तरह एक्ट कर रहा था, किंग के रिसोर्सेज का यूज करके एक ऐसा मॉन्यूमेंट बना रहा था जो फ्रांस और उसके मोनार्क की ग्लोरी को रिफ्लेक्ट करेगा। मगर उसकी पनिशमेंट पैसों के लिए नहीं थी, बल्कि उस ह्यूमिलिएशन के लिए थी जो उसने किंग को दी थी। फूके को एक प्रिजन सेल में डाल दिया गया जहां उसने अपनी जिंदगी के बाकी 2 डेकेड गुजारे। उसका मास्टरपीस वू द विकाउंट पूरा स्ट्रिप कर दिया गया।
किंग ने फूके की ब्रिलियंट टीम ऑफ आर्टिस्ट्स और डिजाइनर्स को लेवू, लिब्रून और लिनोत्रे को सीज कर लिया और उन्हें एक नए प्रोजेक्ट का टास्क दिया। उनका मिशन एक ऐसा रॉयल रेजिडेंस बनाना जो फूके ने जो कुछ भी इमेजिन किया था उसे ड्वार्फ कर दे। यह प्रोजेक्ट था वर्साइज। फूके की पार्टी उसकी क्राउनिंग अचीवमेंट होनी चाहिए थी, उसकी लॉयल्टी का एक ग्रैंड डेमोन्स्ट्रेशन। इंस्टेड वो ही एक्ट उसकी फ्रीडम, उसकी रेपुटेशन और उसकी लाइफ की कीमत बन गया। उसने किंग को एक मैग्निफिसेंट विजन दिया और बदले में किंग ने सब कुछ ले लिया, यहां तक कि उसकी ग्रेटनेस का आइडिया भी, और उसे अपनी इमोर्टल लेगेसी बनाने के लिए यूज कर लिया। हमारे लिए लेसन सिंपल है मगर टाइमलेस। बी केयरफुल नॉट टू आउटशाइन द पीपल इन पावर। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा तुम्हारे एनिमीज से नहीं होता है, बल्कि उन लोगों से होता है जो तुम्हारी सक्सेस से थ्रेटेंड फील करते हैं। फूके की स्टोरी एक स्टार्क रिमाइंडर है कि सन की शैडो में तुम्हें अपनी प्लेस कभी नहीं भूलनी चाहिए। फूके के पतन के कई सदियों बाद एक नया एम्पायर सामने आया, जो गोल्ड पैलेसेस और सन किंग्स का नहीं बल्कि विस्पर्स और बुलेट्स का था। इस दुनिया में पावर को सिर पर क्राउन से नहीं बल्कि हाथ में कोल्ड स्टील से मापा जाता था, और इस एम्पायर के हेड पर बैठा था माइकल कोरलियोन, द न्यू गॉडफादर। इस टाइम तक माइकल ने अपनी पावर को कंसोलिडेट कर लिया था, अमेरिकन अंडरवर्ल्ड पर एक रूथलेस ग्रिप बना ली थी, लेकिन उसकी एम्बिशन न्यूयॉर्क की स्ट्रीट से भी आगे तक फैली हुई थी। उसे लेजिटिमेसी चाहिए थी, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ बिजनेस और पॉलिटिक्स में एक जगह, और उसके लिए उसे एक फाइनल पीस चाहिए था, एजिंग गैंगस्टर हाइमन रॉथ के साथ एक पार्टनरशिप। हाइमन रॉथ एक रेलिक था। अपनी लाइफ के ट्वाइलाइट में एक इंसान फ्रेल और बीमारी से लड़ रहा था। वो पुराने दिनों का घोस्ट था, एक ऐसा इंसान जिसने कनिंग और ब्रुटैलिटी से एक एम्पायर बनाया था। अपने मन में वो अभी भी अनडिस्प्यूटेड पपेट मास्टर था, कर्टन के पीछे की ग्रेट माइंड, और यही माइकल की स्ट्रैटेजी की थी। जहां फूके ने अपनी पावर का दिखावा किया और अल्टीमेट प्राइस चुकाया, वहीं माइकल कोरलियोन एक अलग ट्रूथ को समझता था। वो जानता था कि ओल्ड मैन को चैलेंज करना वॉर को इनवाइट करना होगा। इंस्टेड वो एक और सटल, एक और ज्यादा डेडली पाथ चुनता है। माइकल रॉथ से मिलने के लिए ट्रैवल करता है, एक राइवल की तरह नहीं बल्कि एक हम्बल स्टूडेंट की तरह है। वो रॉथ की स्टोरीज सुनता है, उसके जोक्स पर हंसता है और उसे अल्टीमेट रिस्पेक्ट देता है। एक कोल्ड स्माइल जो उसकी आंखों तक कभी नहीं पहुंचती। वो कहता है, "यू आर अ ग्रेट मैन मिस्टर रॉथ, I only hope I can learn from you." ये जेन्युइन एडमिरेशन का जेस्चर नहीं है, ये एक मास्क है, एक ऐसे इंसान का जो समझता है कि पावर सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बल्कि परसेप्शन के बारे में है। वो रॉथ को सुपीरियर फील करने देता है, उसे यकीन करने देता है कि वो अभी भी कंट्रोल में है, अभी भी गेम का मास्टर है। वो रॉथ को शीट होल्ड करने देता है, अथॉरिटी का सेटिस्फाइंग वेट फील करने देता है, जबकि उसकी अपनी नाइफ रिस्पेक्ट के क्लोक के नीचे छुपी हुई पहले ही आधी खींची जा चुकी है। माइकल का प्लान डिसेप्शन का एक मास्टरपीस है। वो एक फॉल्स ट्रस्ट बनाता है, एक ऐसा अलायंस जो रॉथ को अपना मूव करने का कॉन्फिडेंस देता है। वो जानता है कि एक ओल्ड प्रेडेटर फाइनली बाइट करने की कोशिश करेगा, और जब रॉथ ये मानते हुए कि उसका अपर हैंड है फाइनली उसे बिट्रे करने के लिए मूव करता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। माइकल कभी स्टूडेंट नहीं था, वो एग्जीक्यूशनर था डिस्गाइज में। जो लेसन उसे चाहिए था वो बिजनेस में नहीं बल्कि एक ओल्ड मैन के ईगो की फाइनल और फेटल फ्लॉज में थी। उसने बुक पहले ही पढ़ ली थी, पेजेस मेमोराइज कर लिए थे, और वो बस फाइनल चैप्टर के लिखे जाने का वेट कर रहा था। ये एंड्योरिंग पावर का चिलिंग ट्रूथ है। ये अपनी प्रेजेंस को स्क्रीन नहीं करता, ये विस्पर करता है। ये रिस्पेक्ट की डिमांड नहीं करता, ये फेंड ह्यूमिलिटी के केयरफुल डांस के थ्रू से अर्न करता है। फूके की स्टोरी हमें सन को आउटशाइन करने के डेंजर के बारे में सिखाती है। माइकल कोरलियोन की स्टोरी हमें सिखाती है कि ट्रू पावर अपनी ब्लेड नहीं दिखाती, ये दूसरे इंसान को शीट होल्ड करने देती है तब जब बहुत देर हो चुकी होती है और ब्लेड पहले ही उसके हाथ में होती है।
ये पेशेंस, स्ट्रैटेजी और मास्क पहनने की डेडली आर्ट का लेसन है। हमारी जर्नी हमें टाइम में वापस ले जाती है, एक ऐसी दुनिया में जहां ट्रूथ को पोजेस करना एक डेंजरस चीज थी। ये 17th सेंचुरी थी, रूथलेस पावर और रिजिड डॉगमा का एक टाइम। और हमारा प्रोटैगनिस्ट है गैलीलियो गैलीलेई, एक इंसान जिसका माइंड उतना ही वास्ट था जितना कॉस्मोस वो स्टडी करता था। गैलीलियो ट्रूथ जानता था। अपनी रेवोल्यूशनरी टेलीस्कोप के साथ उसने हेवेंस में झांका था और एक ऐसी रियलिटी डिस्कवर की थी जिसने ओल्ड ऑर्डर को शैटरिंग कर दिया था। उसने देखा कि अर्थ क्रिएशन का सेंटर नहीं थी, बल्कि एक स्मॉल प्लैनेट थी जो एक बहुत बड़े स्टार यानी कि सन का ऑर्बिट कर रही थी। ये एक ऐसी ट्रूथ थी जो माइंड्स को फ्री कर सकती थी, मगर ये एक ऐसी ट्रूथ भी थी जो उस टाइम की अल्टीमेट अथॉरिटी द चर्च और उसके शैडो में रूल करने वाले पावरफुल फैमिलीज को चैलेंज करती थी। गैलीलियो समझता था कि वर्ल्ड फैक्ट्स से नहीं बल्कि वैनिटी से रूल्ड होता है। अपनी डिस्कवरी को ओपनली डिक्लेयर करना, अर्थ के मोस्ट पावरफुल लोगों पर रॉन्ग होने का अक्यूज लगाना होगा, एक फूलिश और फेटल मूव, जैसा कि फुकेट की स्टोरी ने हमें पहले ही सिखाया है। इसलिए गैलीलियो ने एक अलग, फार मोर ब्रिलियंट गेम खेला। 1610 में जब उसने अपनी मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी द 4 मून्स ऑर्बिटिंग जुपिटर की, तो उसे एक क्रिटिकल चॉइस का सामना करना पड़ा। वो अपने लिए ग्लोरी क्लेम कर सकता था, अपनी जीनियस को वर्ल्ड को डिक्लेयर कर सकता था और पावरफुल लोगों के रैथ को रिस्क कर सकता था। इंस्टेड उसने मास्टर्स को ज्यादा ब्राइटर शाइन करने का चॉइस किया। उसने मून्स का नाम फ्लोरेंस की रूलिंग फैमिली द मेडिसी के नाम पर रखा। उसने उन्हें मेडिसिन स्टार्स कहा। मेडिसी एस्ट्रोनॉमर्स नहीं थे, उन्हें उसकी डिस्कवरी के साइंटिफिक इंप्लीकेशंस के बारे में जरा भी फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन अब उनका नाम, उनकी लेगेसी सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर पर नहीं लिखी थी, इसे हेवेंस में ही इमॉर्टलाइज कर दिया गया था, हमेशा के लिए एक सेलेस्टियल बॉडी का ऑर्बिट करते हुए जिसे सब देख सकें। मेडिसी की आईज में गैलीलियो ने सिर्फ नई वर्ल्ड्स डिस्कवर नहीं की, उन्होंने उन्हें गॉड्स का क्राउन पहना दिया। उसने यूनिवर्स को, जो क्रिएशन का अल्टीमेट सिंबल था, उनकी पावर का एक्सटेंशन बना दिया। उसने उन्हें एक ऐसी ग्लोरी दी जो कोई भी अर्थली क्राउन या टाइटल कभी नहीं दे सकता था। और उसका रिवॉर्ड क्या था? उसे फुकेट की तरह एक स्टोन सेल में नहीं डाला गया, उसे एक राइवल की तरह बिट्रे और एग्जीक्यूट नहीं किया गया। उसे वेल्थ, सेफ्टी और एक लाइफ लॉन्ग पेट्रनेज ने रिवॉर्ड किया, जिसने उसे अपना काम कंटिन्यू करने दिया। वो एक प्रोटेक्टेड मैन बन गया, उन्हीं लोगों के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बन गया जो वरना उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते थे। गैलीलियो की स्टोरी पावर और सर्वाइवल के आर्ट में अल्टीमेट लेसन है। वो अपने क्राफ्ट का मास्टर था, लेकिन वो ह्यूमन नेचर का भी मास्टर था। वो समझता था कि तुम मास्टर को आउटशाइन करके सर्वाइव नहीं करते, तुम मास्टर को ज्यादा ब्राइटर शाइन करके सर्वाइव करते हो। उसने पावरफुल लोगों को ज्यादा पावरफुल फील कराया और बदले में उन्होंने उसे एक ऐसी चीज दी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, अपनी ट्रूथ को परस्यू करने की फ्रीडम। एक सच जो दुनिया मानने से कतराती है वो ये है कि ताकत में बैठे लोग शायद ही कभी सबसे ज्यादा समझदार होते हैं। वे अक्सर सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। वे वर्च्यूज की वजह से ऊपर नहीं उठे, बल्कि थ्रेट्स को खत्म करके ऊपर आए हैं। वे प्रीएम्प्टिव क्रूएल्टी के जरिए सत्ता में बने रहते हैं जो चाम में छिपी है, और उन्हें किसी भी चीज से खतरा नहीं, उस सबऑर्डिनेट से जो अपनी जगह नहीं जानता। एक मास्टर की नजर में तुम्हारी काबिलियत कोई तोहफा नहीं है, ये एक प्रोवोकेशन है। तुम्हारी लॉयल्टी कोई सुरक्षा नहीं है, ये एक नकाब है जिसे उन्हें डर है कि तुम एक दिन उतार दोगे। ये मैकियावेलियन लॉ है। एक शासक को रिटेलिएशन में नहीं, एंटिसिपेशन में डिस्ट्रॉय करना चाहिए। जिस पल तुम बहुत काबिल, बहुत प्याले, बहुत इररिप्लेसेबल लगने लगते हो, उन्हें एक लॉयल फॉलोअर नहीं बल्कि एक भेस बदला हुआ यूजर पर दिखता है, और इसलिए वे वार करते हैं। जब तुम मजबूत होते हो तब नहीं, बल्कि जब तुम बेखबर होते हो, क्योंकि पावर पैरानॉइड होती है और पैरानोया मुस्कुरा के मारती है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये कब हुआ। तो तुम ऐसी दुनिया में कैसे सरवाइव करोगे जहां पावर को कंपटीशन से एलर्जी है? तुम राइवल नहीं, मिरर बनो। जब तुम्हारा बॉस अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी के बारे में शेखी भगारे तो तुम ऐसे सिर हिलाओ जैसे वो जीनियस है। जब तुम्हारा मैनेजर एक मीटिंग में गड़बड़ करे तो तुम मुस्कुराकर उसे कवर करो। जब वो कुछ ऐसा दोहराए जो तुम पहले से जानते हो, तुम ऐसे एक्ट करो जैसे ये एक रेवलेशन है। और जब वो स्पॉटलाइट में चमके तो तुम थोड़ा पीछे हट जाओ, सिर्फ इतना कि उनका ईगो सांस ले सके।
इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम एक लंबा खेल खेल रहे हो। ये सबमिशन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल कैमोफ्लाज है। तुम अपनी ताकत नहीं छोड़ रहे हो, तुम उसे सबके सामने छिपा रहे हो। क्योंकि आज की दुनिया में असली पावर शोर मचाने वाली नहीं होती, वो पेशेंट होती है, वो सही वक्त का इंतजार करती है, और तब तक वो डम्ब होने का प्रिटेंड करती है, खुल के मुस्कुराती है और खामोशी में अपनी तलवार पहनी करती है। तो क्या तुम्हें हमेशा इस लॉ को फॉलो करना चाहिए? नहीं, क्योंकि पावर सड़ती है, और जब मास्टर कमजोर पड़ता है, जब उसकी पकड़ ढीली होती है, जब उसका ताज झुकता है, तब तुम वार करते हो। लेकिन टाइमिंग ही सब कुछ है। अगर तुम बहुत जल्दी हमला करते हो तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे। अगर तुम बहुत देर तक इंतजार करते हो तो कोई और ये काम कर देगा। पहली चिंगारी नहीं, दूसरी आंधी बनो। जब वो पहले से ही बिखर रहे हो, तुम धीरे से धक्का दो और पूरा एम्पायर ढह जाता है, और तुम उस खाली जगह पर चले जाते हो जो वो छोड़ गए, जैसे कि वो हमेशा से तुम्हारी थी। तो कभी मत भूलना, इतिहास के सबसे बड़े खतरे कभी विद्रोही या गद्दार नहीं थे, वे सितारे थे जो गलत आसमान में बहुत ज्यादा चमक गए थे। वो लौ मत बनो जो राजा को झुलसा दे, वो तेल बनो जो उसकी मशाल को जलाए, क्योंकि एक दिन जब लौ टिमटिमाकर बुझ जाएगी तो तुम तब भी माचिस लिए खड़े हो गए। अगर तुम्हें पावर मैनिपुलेशन और स्ट्रैटेजी के इस ब्रेकडाउन में कुछ काम की बात लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक बेवकूफ बनने का प्रिटेंड करो, लेकिन राजा की तरह प्लान बनाओ। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे डेंजरस।